Hello friends, I am Anita Shokan and today we are discussing about indifference कर्व। तो क्या होते हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व। हमने कल देखा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है या तटस्थ वक्र वह वक्र है या वह बिंदु पथ है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को क्या देते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब तटस्थ वक्र की हम क्या देख रहे हैं, विशेषताएं कर रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये है कि तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है हमारा, इस तरीके से ऋणात्मक होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। एक वस्तु की मात्रा हम ज्यादा लेते हैं तो दूसरे वस्तु की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। फिर जरूरी नहीं है कि तटस्थ वक्र क्या हो, समानांतर हो। तो समानांतर ये अंतर जरूरी नहीं है कि ये IC1 IC2, तो ये कोई वक्र पहला ऐसा है, दूसरे में ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा गैप जरूरी नहीं है यहाँ से पूरी समानांतर हो, उनमें कम ज्यादा का अंतर भी हो सकता है। दो तटस्थ वक्रों के बीच अनेक तटस्थ वक्र आ सकते हैं। फिर हमारा उपभोक्ता का जो बजट है वो लिमिटेड है, जिसके अंदर उसको क्या है, रहना होता है। फिर तटस्थ वक्र, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। इस तरह y गुण से ली हमने, इस साइड x गुण ली, ये OX और ये OYX है। अब हमारे क्या है, ये IC तटस्थ वक्र है, दूसरा IC1 तटस्थ वक्र। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया A, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया C, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती तटस्थ वक्रों में। तो देखो A और C एक ही तटस्थ वक्र पर हैं, तो A इक्वल टू C, क्योंकि एक ही तटस्थ वक्र के कर उपभोक्ता को क्या देते हैं, समान संतुष्टि देते हैं। चाहे A ले या C ले, संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर A इक्वल टू C, उसी प्रकार से B इक्वल टू C, देन हम क्या कर सकते हैं, A इक्वल टू B हमने लिख दिया, क्योंकि A इक्वल टू C है, B इक्वल टू C है, B यहाँ पर है और C भी उसी इंडिफरेंस कर्व पर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, A इक्वल टू B, जो कि सही नहीं है, क्योंकि A पॉइंट ऊंचे तटस्थ वक्र IC1 पर है, जबकि B पॉइंट हमारा क्या है, नीचे तटस्थ वक्र पर है। तो देखो ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, IC1 IC2। तो IC नीचे तटस्थ वक्र है, ये संतुष्टि के नीचे स्तर को, IC1 संतुष्टि के थोड़े से और ऊपर के स्तर को, और IC2 उससे भी ऊंचे स्तर को हमारा दर्शाता है। अब हमारा क्या है कि तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करते। तो ये एक तटस्थ वक्र है, ये IC1 है, ये IC, तो ये तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ भी क्या है, A है, ये C है, ये B है, A इक्वल टू C, B इक्वल टू C, देन A इक्वल टू B, जबकि B हमारा क्या है, नीचे तटस्थ वक्र पर है, जो संतुष्टि के नीचे स्तर को दिखाता है, और जो हमारा A है वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर है, जो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, जबकि यहाँ तो हमारे बराबर हो रहा है, जो कि सही नहीं है। तटस्थ वक्र कभी भी क्या नहीं करते, तटस्थ वक्र न तो OX एक्स को टच करता है और न ही OY एक्स को कभी टच करते हैं। तो देखिएगा हम बनाएंगे कि तटस्थ वक्र का शेप ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, OX को टच कर दिया, OX को टच कर दिया, तो ये क्या मतलब ये सिर्फ एक ही वस्तु को प्रेफर करता है, जबकि तटस्थ वक्र क्या दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि। तो यहाँ तो ये नहीं, यहाँ तो ये सिर्फ OX की इतनी मात्रा और Y की तो क्या जाता है, 0 मात्रा जाता है। उसी प्रकार तटस्थ वक्र का ये शेप भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर X वस्तु की 0 मात्रा ले रहा है और Y की इतनी ज्यादा, कि एक ही वस्तु को प्रेफर करता है, जबकि ये तटस्थ वक्र का अर्थ ही नहीं है कि वो एक वस्तु को, वो तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। उसी प्रकार से हमारा तटस्थ वक्र क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो देखिए दो प्रकार के हो सकता है कोई भी वक्र, या तो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, उन्नतोदर होता है। ओरिजिन क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और तटस्थ वक्र इस प्रकार का होता है। तो ये किसके कारण है, ये डिमिनिशिंग
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसके कारण ये ऐसा होता है कि पहली इकाई के लिए वो ज़्यादा छोड़ता है, फिर कम, फिर उससे कम। ये वाला एरिया जब आप यहाँ बना के देखो इतना ही हर ये बार ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला कम होगा, अगली में और ज़्यादा कम होगा, उतना ही आप लोगे। तो ये वाला एरिया हर बार क्या होता जाता है, घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिमिनिशिंग, कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण ये क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। अब क्या है हमारा, जब वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं कि एक दूसरे के स्थान पर वो पूर्ण रूप से हमारी क्या की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती है, पूर्ण स्थानापन्न उनका किया जा सकता है। तो तटस्थ वक्र की शेप क्या होती है, देखिएगा एक वस्तु है, एक छोड़ेंगे और एक ही बढ़ा देंगे, एक छोड़ेंगे एक ही बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार हमारा तटस्थ वक्र क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, तटस्थ वक्र की शेप इस प्रकार से होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के केस में ऐसा होता है कि एक वस्तु छोड़ रहे हो तो उसके स्थान पर पूर्ण एक ही ले रहे हो, क्योंकि एक वो पूर्ण स्थानापन्न है, उनका एक दूसरे के स्थान पर पूर्ण रूप से अदला बदली कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट जो सप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, सप्लीमेंट्री पूरक वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं बल्कि जो मिलकर क्या करती हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं। जिस प्रकार से क्या है आपका, ब्रेड और बटर है, कैमरा और रील है, पेन और इंक है, कि यदि मैंने इंक ही नहीं ली और बाई चांस हुआ भी ऐसा ही है कि पेन मार्कर जो है वो कम चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंक कम है, तो मेरा काम नहीं चलेगा। एक दिन में मान लो कल भी मैंने इंक नहीं भरी इसमें, तो वो इंक क्या है, पहले वाली खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल डल डल चल रही हैं। तो ये दोनों इकट्ठा कार्य करता है। मैं सोचूं कि मैंने क्या किया है, पेन खरीद लिया, मैं इसके अंदर इंक डलवाऊंगी ना, तो वो काम नहीं करेगा। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मिलकर हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं, उनमें हमारा क्या होता है, इसकी एक इकाई बढ़ाओगे तो इसकी भी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी एक और करोगे तो इसकी भी एक और बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हमारा तटस्थ वक्र की शेप ये होता है। और नॉर्मल गुड्स के केस में आप देख ही चुके हो कि नॉर्मल गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर उसमें पाई जाती है। तो ये हमारा नॉर्मल गुड्स का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारी। तो ये था हमारा। अब हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या हम इक्विलिब्रियम कहाँ पर हमारा पाया जाता है। तो इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर वी डू नॉट वांट टू मूव। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करा हुआ, एक प्रोड्यूसर वहाँ पर होता है जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हो। तो अब तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं कि कहाँ पर किस पॉइंट पर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट पर हमारा होगा कंज्यूमर हमारा। तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त है हमारी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होना चाहिए, प्राइस लाइन को टच करता हुआ होना चाहिए। तो प्राइस लाइन को कौन टच करे, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस करो कीमत रेखा को छूता हुआ होना चाहिए, पहली। दूसरी ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा, दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो है इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। कि दो शर्तें हैं हमारी उपभोक्ता संतुलन के लिए, एक तो कीमत रेखा को तटस्थ वक्र कीमत रेखा को छूता हुआ होना चाहिए, दूसरी तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर
होना चाहिए। तो उन्नतोदर हमने देख ही लिया कि किस कारण है, वो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण उसकी से मूल बिंदु के उन्नतोदर होती है। अब ये हमें देखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है प्राइस लाइन को टच करता हुआ होना चाहिए। तो ये देखिएगा, इस साइड हमारी एक्स गुड लेते हैं, इस साइड हमारी वाई गुड हम ले लें। ये हमारी क्या है, प्राइस लाइन है, और इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से होता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व है, तो ये किसको छू रहा है, प्राइस लाइन को छू रहा है। कहाँ पर छू रहा है, इस ई बिंदु पर छू रहा है। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पर हमारा कंज्यूमर क्या होगा, बेस्ट पोजीशन में होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ ये ओ वाई वस्तु की ओ वाई मात्रा, ओ एक्स वस्तु की ओ एक्स मात्रा को प्राप्त करके हमारा जो कंज्यूमर है वो किस में है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है। तो अब क्या होता है, मान लो एक हमारा ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व लिया है, दूसरा हमारा इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का है IC1, और एक इंडिफरेंस कर्व हमारा इस प्रकार का है IC2। तो यहाँ पर तटस्थ वक्र के ये E1 ये E2, क्या ये भी हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हमने कहा कि हमारा तटस्थ वक्र प्राइस लाइन को टच करता हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ भी टच किया उसने, E1 पर भी और E2 पर भी टच किया। तो क्या ये हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ, इस पर तो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन between x and y, marginal rate of substitution is equal to x and y, price of x by में price of y। ये रेशो क्या है, इक्वल है, जबकि यहाँ पर बराबर नहीं है। दूसरा ये रीजन आप छोड़ो एक मिनट, ये देख लो कि ये तो ऊंचे तटस्थ वक्र पर है, ये जो है दोनों ही क्या है, नीचे तटस्थ वक्र पर है, इसलिए भी वो क्या है, हमारा उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में नहीं होगा। और फिर हम कहें ये उससे भी ऊंचे IC1 तो सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र इस पर। तो देखो हमने कहा उपभोक्ता एक सीमित बजट होता है, उसी बजट के अंदर उसको रहना। तो ये तटस्थ वक्र तो ऐसा है जो हमारी पहुंच से परे है, इस पर तो हम जा ही नहीं सकते। अब हमें तो इस पर रहना है जो हमारी बजट रेखा को टच करता हुआ हो। तो बजट रेखा को जहाँ पर टच करता है वहां पर क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, कि इनका रेशो वहां पर क्या होता है, इक्वल होता है। अब E1 पर है, E1 एक तो नीचे तटस्थ वक्र पर है, पहला कारण तो ये है, इसलिए हमारा उपभोक्ता जब उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली हो वो उन्हीं पैसों से ऊंचे तटस्थ वक्र पर जा सकता है, तो नीचे पर कौन रहेगा, इसलिए बोले। दूसरा, अब यहाँ से इसको टच करती हुई मैंने एक रेखा निकाल ली X1, इसको टच करती हुई एक रेखा निकाल ली, ये हमारी है X2। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन x एंड y इज लेस देन प्राइस ऑफ x बाय में प्राइस ऑफ y, कि इसके रेशो से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन प्राइस ऑफ x बाय में प्राइस ऑफ y। और यहाँ क्या है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, यहाँ पर हमारी क्या है, marginal rate of substitution between x and y, marginal rate of substitution between x and y is greater than price of x by में price of y, कि यहाँ पर इससे क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा जहां पर प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को क्या करेगी, टच करेगी। तो ई बिंदु पर टच किया है, जहां पर टच करती है वहां पर क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, या यहाँ पर ये ज्यादा है, यहाँ पर ये कम है। तो सिर्फ ई ही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब हमारा जिस तरह से हमने कहा कि इंडिफरेंस करो प्राइस लाइन को टच करता हुआ होना चाहिए, इसकी जगह आप ये ना लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाय ना प्राइस ऑफ वाई। तो ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हमारा उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में होगा। अब ये तो थी हमारी एक शर्त। अब हम कर रहे हैं कि दूसरी शर्त हमारी जो इक्विलिब्रियम की है वो क्या है, तो देखिएगा दूसरी शर्त हमारी कि इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। तो ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो क्या है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रकट कर रहा है। अब यदि हमारा इस प्रकार से हो इंडिफरेंस कर्व, तो ये E पॉइंट था, ये E1 पॉइंट है, E1 पॉइंट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं कहूँ कि ये मेरा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, नहीं ये परमानेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, बढ़ रही है। इस पॉइंट पर तो क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन बढ़ रही है और ये मूल बिंदु की तरफ क्या है, नदोदर है, झुका हुआ है, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव टू दी ओरिजिन है। तो सिर्फ यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी है। तो ई मेरा क्या है, परमानेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ से कोई कंज्यूमर हिलना नहीं चाहता, जहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स बाकी का जो इसमें काफ़ी कुछ रहता है अभी कल करेंगे, क्योंकि आज मरकर ने काम करना छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।